हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे अतिस्थाल्य मेदो रोग। मतलब इसमें हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसे हम ओबेसिटी कहते हैं, जो आम भाषा में हम मोटापा कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है, इसमें डेफिनेशन बताई है हमने। यहाँ पर देखिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ फैट, फैट ज़्यादा होना, या ओवर ईट। लैटिन वर्ड में क्या इसका मतलब होगा? ओवर ईट होना। ऑबिडे मतलब, और जो ओबेसिटास मतलब होता है बीइंग वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा होना। तो ये एक डिजीज बन गई है आमतौर पर। इसमें देखिए डेफिनेशन हम बता रहे हैं, ओबेसिटी मे बी डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। किसकी वजह से? या तो आपके जो फैट सेल साइज है वो बढ़ गया है, या फिर जो फैट सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो गया, हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी कहेंगे इसे, या फिर दोनों ही आपके बढ़ गए हैं। WHO ने क्या डेफिनेशन दी है इसमें? जो BMI होता है, अगर वो 25 से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो आप ओवरवेट हैं। अगर BMI आपका 30 से ज़्यादा या इक्वल हो तो आप ओबेसिटी हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। Whatever may be the definition, it is due to fat deposition in the body result from discrepancy between energy consumed and expenditure। मतलब क्या है? कोई भी डेफिनेशन हो, ये किसकी वजह से होता है? आपके बॉडी में अगर फैट डिपोजिशन हो रहा है तो आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है? मतलब कि जितनी आप एनर्जी ले रहे हैं और जितनी आप उस यूज़ कर रहे हैं उसके बीच का एक डिफरेंस है। मतलब आपको बिल्कुल इक्वल करके रख चलना चाहिए इसमें। अब इटियोपैथोजेनेसिस क्या है इसमें ओबेसिटी का? क्या इसका मतलब हम प्राप्ति हम कह सकते हैं कैसे कैसे होता है? जो ओबेसिटी है डज नॉट अकर ओवरनाइट। ये एक ही रात में नहीं बनती है ओबेसिटी। ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ती है। या तो जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो आप मतलब खा आप ज़्यादा रहे हैं और एक्सपेंडिचर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ओबेसिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी। जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं? आपके जो जेनेटिक्स हैं उसमें काफ़ी मेजर प्ले रोल करता है, क्योंकि जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क फैक्टर है ये। इसमें जो फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और जो बॉडी है उसे कैलोरी के फॉर्म में बर्न करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो जीन्स हैं ये भी हमारे इफेक्ट करते हैं फैट स्टोरेज के अमाउंट में, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फैट का हमारी बॉडी में, उस पर भी जीन्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें सिंगल जीन डिसऑर्डर काफ़ी रेयर होता है। ये हम कैसे पहचानेंगे? मेलानोकॉर्टिन 4 रिसेप्टर होता है, फ्रेडर-विल सिंड्रोम, और म्यूटेशन होता है लेप्टिन जीन में, तो उससे भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में देखिए, अगर ओबेसिटी आपकी फैमिली में होती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन होती रहती है, तो हो सकता है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक बट फैमिली मेम्बर टेंड टू शेयर सिमिलर ईटिंग एंड एक्टिविटी हैबिट्स। ये कोई जेनेटिक नहीं है, जो मतलब फैमिली मेम्बर्स में एक सिमिलर ईटिंग हैबिट होती है, वही एक्टिविटी करेंगे तो उस वजह से ओबेसिटी हो जाती है। चिल्ड्रंस में मतलब जो चॉइस होती है वो क्या खाते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, ये सब जो हैबिट्स होती हैं ये भी मतलब इफेक्ट करती हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। अनहेल्दी डाइट है अगर आपकी, आप कैलोरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या फिर बेवरेज हाई कैलोरी ले रहे हैं, ओवर साइज्ड पोर्शन है, बैड ईटिंग हैबिट है आपकी, मतलब कि आप मील्स के बीच में खाते जा रहे हैं, या स्वीट ज़्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप डाइट ही नहीं ले रहे हैं, मतलब डाइट में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, तो भी आपकी ओबेसिटी हो सकती है। देखिए यहाँ पे जंक फूड बता रखे हैं, ये एक बड़ा कारण है इसमें ओबेसिटी का। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल ये काफ़ी आम हो गया है कि सेडेंटरी ऑक्यूपेशन, इनएक्टिव रिक्रिएशन, मतलब कि कुछ काम नहीं करते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। अगर बर्न नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहेंगी, हर दिन यूज मतलब स्टोर होती रहेंगी, और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ़ देयर इज़ एनी एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आर्थराइटिस, ये आपकी एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो गेन होता है।
ये अलग बात है। इसमें इमोशनल फैक्टर्स, कुछ लोगों में क्या होता है, ईटिंग हैबिट इमोशंस पर मतलब इफेक्ट, इमोशन की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट इफेक्ट होती है। जैसे सैडनेस, स्ट्रेस है आपको, आप बहुत गुस्से में हैं, ये भी आपका मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। या फिर जो ओबेस इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, लोनली और सीक्रेट ईटर होते हैं, मतलब चुप चुप से खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। एज में देखिए क्या है, इसमें किसी भी एज में हो सकता है, यंग चिल्ड्रन में भी हो सकता है। जो ओबेस एडल्ट हैं उनमें 1/3 जो होते हैं वो बचपन से ही ओबेसिटी के शिकार रहते हैं। या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी आपका मसल मास जो होगा वो कम होता रहेगा और हार्मोनल चेंजेस आपके होते रहेंगे। इन फैक्टर्स की वजह से आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कम एक्टिव होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी। या इसमें देखिए फैक्ट्स क्या है कि मैन जो होते हैं उनमें बहुत जल्दी से गेन होता है वेट बिटवीन द एज ऑफ 29 to 35 ईयर्स, लेकिन जो वुमेन होती है उनका 45 से 49 ईयर जो होती है उसमें ज़्यादा बढ़ता है। मैन में ज़्यादा मसल मास होता है और वो कैलोरीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं देन वुमेन। गिविंग अप स्मोकिंग, स्मोकिंग हमें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये वेट गेन कराता है। एवरेज वेट गेन ऑफ 2.8 kg इन मेल एंड 3.8 kg इन फीमेल, ये वेट गेन होता है इतना अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। जो स्मोकिंग है ये सीरियस हेल्थ रिस्क है तो आपको ये छोड़ देना चाहिए, इससे आपका वेट गेन बढ़ सकता है। या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर अल्कोहल खाते मतलब पीते हैं आप तो आपका वेट गेन 7 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से बढ़ता है। इसमें आपकी जो एपेटाइट है वो बढ़ जाएगी और ओबेसिटी हो सकती है। इसमें देखो स्लीप भी एक कारण है। इसमें अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे या बहुत ज़्यादा सोएंगे इसमें तो हार्मोन्स आपके चेंज हो जाएंगे और आपको भूख लगेगी, इसमें क्रेविंग्स होंगे और आपकी कैलोरी बढ़ जाएगी और वेट गेन होगा। इसमें प्रेगनेंसी में क्या होगा, इसमें जो एडिपोजिंग इंक्रीजिंग मतलब जो एडिपोज टिश्यू है वो आपका बढ़ जाएगा। हर महीने आपका क्या होगा 4 से 5 kg बढ़ता रहेगा तो उसमें भी आपका वेट गेन होगा। ये इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन मतलब जो एस्ट्रोजन होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें मेडिसिन, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं या फिर ओसी पिल्स लेते हैं, एंटीसाइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर है आपको, या डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, एंटी एपिलेप्टिक, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, अगर आप ये सब मेडिसिन लेते हैं तो ओबेसिटी हो सकती है इसमें। या फिर एनवायरनमेंट देखिए, आप साइड वॉक, पार्क इन जगह पर नहीं घूमते हैं तो भी आपका एक कारण है। इसमें आप बहुत लंबे समय तक काम करते हैं बैठे बैठे और आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, फिजिकली एक्टिव नहीं हैं आप। या फिर हेल्दी फूड आप नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं है, या आप हाई कैलोरी ले रहे हैं, लॉट्स ऑफ प्रोटीन, ये सब इसमें कारण है। हेल्थ कंडीशन, एंडोक्राइन कॉज हो सकता है इसमें, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्विशिंग सिंड्रोम, पीसीओएस। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, थायराइड कम हो जाएगा आपका, तो ये क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा और आपका वेट गेन होगा। एक्सेस वेट गेन जो होता है ये क्या करेगा, एडिमा करता है आपका। क्विशिंग सिंड्रोम क्या है, इसमें जो कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है एड्रिनल ग्लैंड से, तो आपका जो फैट होता है ये आपके ट्रंक रीजन में, जो आपका एब्डोमेन होता है उसमें इकट्ठा होता रहता है। जो सुप्रा क्लैविकुलर फोसा होता है, जो शोल्डर की तरफ आपका बोन होती है क्लैविकल, उसमें एक सुप्रा क्लैविकुलर फोसा होता है, वहाँ पर जाकर ये फैट आपका बढ़ता है। आर्म्स और लेग भी इसमें फैट आपका इकट्ठा होता रहेगा। पीसीओएस में क्या होगा, ये वुमेन को इफेक्ट करता है, चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है उसका ये कारण है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें इंसुलिनोमा, इसमें जो होता है इंसुलिन, ये हमारा
फैट को बनाने में हेल्प करता है। इसमें पोस्ट प्रैंडल unparalleled rise in blood insulin level to that of glucose is particularly responsible for the synthesis of excess fat hypothalamic syndrome में होता है। इसमें यह है etiopathogenesis of obesity। इसमें आपने फूड इनटेक कर लिया ज़्यादा, या फिर हाइपोथैलेमिक लेसन्स हैं, एडिपोज सेल्स आपकी ज़्यादा बन रही हैं, या फिर लिपिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। इसमें लाइपोलाइटिक हार्मोन कम हो गए हैं, मतलब कि जो लिपिड है आपका वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। एडिपोज सेल डिफेक्टिव है, या फिर इसमें एबनॉर्मेलिटी हो रही है आपकी। लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो लिपिड है आपका वो टूट रहा है ज़्यादा, या फिर एजिंग हो रही है। इसमें लिपिड ऑक्सीडेशन जो है उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, या फिर थर्मोजेनेसिस हो रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो ये सब कारण होते हैं ओबेसिटी के। इसकी वजह से क्या होगा आपका, इसमें लिपिड का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, आपका जो लिपिड है मोबिलाइज कम होगा, तो आपका एक जगह इकट्ठा होता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो यूटिलाइजर जो यूज़ हो रहा है आपका वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से लिपिड डिपोजिशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ओबेसिटी हो रही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ओबेसिटी के क्या होंगे। इसमें वेट गेन होता है, ब्रीथलेसनेस मतलब कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इंक्रीज स्वेटिंग मतलब आपको पसीना ज़्यादा आएगा, खर्राटे लेंगे, बैक पेन होगा, आपको जॉइंट पेन हो सकता है। इसमें आप थकान होगी, जैसे आप रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी मतलब नहीं कर पाते हैं। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। टाइप ऑफ ओबेसिटी कैसी होती है, इसमें दो टाइप बता रखे हैं, एक एप्पल होती है, एक पीयर्स होती है। हमने एप्पल को कहा एंड्रॉयड, जैसे देख रहे हैं आप एप्पल की शेप होती है बिल्कुल इसकी ऐसे ह्यूमन की भी शेप होती है, तो इसे हमने एप्पल कहा है। इसमें क्या होता है, जो फैट है आपका एब्डोमेन रीजन में यहाँ पर बढ़ता है, इस एरिया में। ये मेनली आपके मैन में होता है, और इसको हम कोरिलेट किससे करते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। एक शेप होती है कि पीयर, ये मेनली किसमें होती है, फीमेल्स में होती है। ऐसी शेप बनेगी आपके पीयर की तरह। तो ये कॉमनली आपको वुमेन में होगा। ये बटक रीजन में बहुत ज़्यादा इसमें फैट बढ़ जाता है, ये एरिया जो होता है, और आपका ये सिग्निफिकेंट नहीं है, कोरिलेट नहीं करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। नेक्स्ट इसमें है असेसमेंट, हम कैसे करेंगे ओबेसिटी का, कैसे पता चलेगा इसमें कि ओबेस है कि नहीं। तो ये आपको बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें बॉडी वेट देखना है, आपको BMI देखना है, इसमें पॉन्ड्रल इंडेक्स, बोका इंडेक्स, लोरेंस फॉर्मूला, कॉर्पुलेंस इंडेक्स या अदर मेजरमेंट्स क्या है इसमें, स्किन फोल्ड थिकनेस देखना है, इसमें वेस्ट हिप रेशो और वेस्ट सर्कमफेरेंस हमें देखना है। हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड हाइट और वेट बता रखा है फॉर इंडियन मैन एंड वुमेन। जैसे हम कॉमनली लेते हैं कि 5 फुट 4 इंच अगर हमने ली है, ये हमने इसकी 5 फुट 4 इंच ली है इसमें हाइट, और जो इसमें वेट ले रखा है हमने इसके हिसाब से ये मैन का है। मैन का कितना होना चाहिए, 58.9 kg से 53.5 kg, और वुमेन में 56.3 से 59.9 kg अगर है तो ये नॉर्मल वेट है। इसमें देखिए वेइंग स्केल दे रखा है और एक वेइंग मेजरिंग स्केल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बॉडी वेट हमने बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया है। इसमें हम कैसे देखते हैं, इसमें 3 टाइप होते हैं बॉडी फ्रेम के। एक होता है स्मॉल फ्रेम, एक होता है मीडियम फ्रेम, एक होता है लार्ज फ्रेम। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंकल की गर्थ देखते हैं। ये जैसे दिखा रखा है, इसमें एंकल की हमें अपना मेजरमेंट देखना होता है मेजरिंग टेप से। इसे जब एंकल गर्थ को लेते हैं तो हमें स्मॉल पॉइंट
अबव द एंकल, जो एंकल होती है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें अपना मेजरिंग टेप रखना होता है और जितना टाइट हो सके उतना टाइट आपको मतलब मेजर करना होता है। तो उसमें हमने वेट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेम विद सेम हाइट। कैटेगरी मेल और फीमेल है इसमें। स्मॉल फ्रेम में लेस देन 8 इंच होगा मेल में, मीडियम फ्रेम में 8 to 9.25 इंचेस और लार्ज फ्रेम में मोर देन 9.25 इंचेस। और फीमेल में कितना होता है? स्मॉल फ्रेम में लेस देन 7.5 इंचेस, मीडियम में 7.5 से 8.75 इंचेस और लार्ज में मोर देन 8.75 इंचेस। नेक्स्ट देखिए, इसमें बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने बॉडी वेट बता रखा है। इसमें आइडियल वेट जो होता है हमने 25 एज से या इससे ऊपर का ले रखा है। इसमें देखिए ये मैन का है और ये वुमेन का है। इसमें हाइट अगर हम लेते हैं मैन की 5 फुट 6 इंच ले रहे हैं, सेंटीमीटर 167.6 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर स्मॉल फ्रेम में हम देखेंगे तो 56.2 से 60.3 मीडियम फ्रेम होगा। हमने एंकल का ये गर्थ लिया है और मीडियम में 59 से 54.9 तक, लार्ज फ्रेम में 62.8 से 70.8 तक होता है। ऐसे ही हमें वुमेन में अगर हमने 5 फुट 4 इंच लिया है तो इसमें जो स्मॉल फ्रेम होता है 49.0 से 52.6 ये आपका स्मॉल फ्रेम है, मीडियम 51.3 से 57.2 आपका मीडियम है और लार्ज में 54.9 से 62.6 होता है। यहाँ पर BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसे हम कटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? BMI आपका ये नंबर ऑफ टूल है जो कि क्या इंडिकेट करता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इन एडल्ट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। इसको हम कौन से फॉर्मूले से करते हैं मेजर? वेट अपॉन हाइट, मतलब kg बाय मीटर स्क्वायर। वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। BMI यूनिट हमारी kg पर मीटर स्क्वायर में होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइट अगर 1.77 मीटर है और आपका वेट 80 kg है तो इस हिसाब से आपको देखना है तो आपको 25.54 kg पर मीटर स्क्वायर होगा। ऐसे हम BMI देखते हैं। इसमें BMI WHO के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमने नॉर्मल कहा है 18.5 से 24.9 ये नॉर्मल होता है आपका BMI। अगर आपका 17 से 18.49 है तो ग्रेड 1 थिकनेस है, 16 से 15.99 है तो थिनेस्ट ग्रेड 2 है, 16 से कम है तो थिनेस्ट ग्रेड 3 है। अगर आपका 25 से 29.9 है तो ओवरवेट है, 30 से 34.99 है तो ओबेसिटी ग्रेड 1 है, 35 से 39.99 है तो ओबेसिटी ग्रेड 2 होगा। या 40 से अगर ज़्यादा है तो मॉर्बिड ओबेसिटी है, ओबेसिटी ग्रेड 3 कहलाएगा। BMI जो होता है ये हमने 100% परफेक्ट नहीं माना है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जैसे एथलीट हो गया है उनका BMI हाई होता है क्योंकि उनका जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वो ज़्यादा उनकी ब्रेथ बढ़ जाएगी जो वेट होती है देन फैट। उनके में फैट नहीं होता है, मसल्स होते हैं, तो वहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। This guideline has been revised lately for Asian considering the fact that Asians are more susceptible to metabolic syndrome. हमने एशियंस को ज़्यादा ससेप्टेबल माना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। इसमें जो ग्रेड बताया हमने एशियन के लिए BMI अगर लेस देन 18.5 है तो क्लासिफिकेशन हम अंडर वेट के उसमें करेंगे और कोमॉर्बिडिटी जो रिस्क है वो कम होगा। नॉर्मल वेट 18.5 से 23 माना है, इसमें रिस्क जो होता है वो बढ़ता रहेगा लेकिन वो एक्सेप्टेबल रहेगा। 23 से 27.5 BMI है तो 3 ओबेज हैं आप, ये आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। इसमें 27.5 से अगर ज़्यादा BMI है तो उसमें ओबेज हम करेंगे और रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें रिलेटिव वेट हमने बताया है, जैसे RW का है एक्चुअल वेट जो होता है बाय डिजायरेबल वेट, जितना आपको चाहिए। अगर आपका रिलेटिव वेट आपका 120% से ज़्यादा है तो आप ओबेस हैं, अगर 200 से ज़्यादा है तो मॉर्बिड ओबेस है। पॉन्डरल इंडेक्स क्या होता है? हाइट सेंटीमीटर में होगी और बॉडी वेट जो आपका kg में होता है ये आपका क्यूब में होगा, मतलब सेंटीमीटर बाय क्यूब kg। ब्रोकर इंडेक्स में हाइट सेंटीमीटर में माइनस
100 होगा, मतलब जो हाइट होगी आपकी उसे माइनस करना है 100 से। लोरेंस फॉर्मूला क्या होगा, हाइट सेंटीमीटर में रहेगी और माइनस करना है आपको 100 से, देन माइनस हाइट सेंटीमीटर में रहेगी माइनस 150 बाय वुमेन्स के लिए 2 और मेन के लिए 4। ये फॉर्मूला होगा लोरेंस फॉर्मूला। कॉर्पुलेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वेट या डिजायरेबल वेट, जो एक्चुअल वेट होता है उसको हमें डिजायरेबल वेट से डिवाइड करना होता है। ये आपका 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्किल फोल्ड थिकनेस बताया SFT, ये आपका बहुत जल्दी हो जाता है, नॉन इन्वेसिव है मेथड है फॉर असेसिंग बॉडी वेट। सेवरल वेराइटीज ऑफ कैलिपर्स यूज्ड फॉर दिस, कुछ कैलिपर्स होते हैं, आर्क सेंडर, स्किन कैलिपर, हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें 4 साइड्स होती हैं हमारी, हम मेजरमेंट के लिए जो लेते हैं, एक होता है मिड ट्राइसेप, एक मिड बाइसेप, सब स्कैपुलर और सुप्रा इलियक रीजन। जो सम होता है मतलब मेजरमेंट का हमें सम करना होता है, ये आपका 40 mm से लेस नहीं आना चाहिए बॉयज़ में, 50 mm से लेस नहीं आना चाहिए गर्ल्स में। हालांकि जो स्टैंडर्ड है सबक्यूटेनियस फैट का वो कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये मतलब इसका एक मेन ड्रॉबैक है स्किन फोल्ड मेजरमेंट का, पुअर रिपीटेबिलिटी रहती है इसमें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने यही बता रखा है कि कैलिपर्स कौन से होते हैं, हम इसे रिलेवेंट नहीं मानते हैं। यहाँ पर देखिए मिड ट्राइसेप का यहाँ से लेते हैं, मिड बाइसेप ये दिखा रखा है, सब स्कैपुलर और सुप्रा इलियक रीजन यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट देखिए वेस्ट हिप रेशो, इसमें WHR बोलते हैं। वेस्ट सर्कमफेरेंस को हमें डिवाइड करना होता है हिप सर्कमफेरेंस से, इसे सेंटीमीटर में लेते हैं। वेस्ट सर्कमफेरेंस आपको हाफ वे बिटवीन सुपीरियर एरिया क्रेस्ट एंड रिब केज इन द मिड एक्सिलरी लाइन मेजर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो वेस्ट होता है उसका सर्कमस्टेंसेस हमें कैसे मेजर करना होता है, सुपीरियर एलियक क्रेस्ट और रिब केज जो होती है हमारी मिड एक्सिलरी लाइन में, उसका इसके बीच का हमें हाफ मेजरमेंट लेना होता है। और हिप सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपको 1/3 लेना होता है। किसकी डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पटेला, जो सुपीरियर इलियक स्पाइन है और पटेला जो नी जॉइंट के पास होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, उसका 1/3 हमें हिप सर्कमफेरेंस लेना होता है। एवरेज वैल्यू क्या है इसमें, मेल के लिए हमने मानी है लेस देन 0.9 और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ डाइजेस्टिव किडनी डिजीज़ है उन्होंने लेस देन 1 माना है। फीमेल्स में लेस देन 0.85 और NIDDK ने माना है लेस देन 0.8। नेक्स्ट देखिए वेस्ट सर्कमफेरेंस हमने कैसे लिया है, हमने देखिए मिड पॉइंट जो होता है रिब केज का लोअर बॉर्डर वहाँ से लिया है, और इलियक क्रेस्ट यहाँ होगा, और आपका मिड पॉइंट जो होगा लोअर बॉर्डर ऑफ रिब केज का वहाँ से लिया है एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। इलियक क्रेस्ट और आपका लोअर बॉर्डर से हमें ये मेजरमेंट लेना है। कोमोर्बिडिटी रिस्क बता रखा है वेस्ट सर्कमफेरेंस का, नॉर्मल जो होता है 90 सेंटीमीटर मतलब 36 नॉर्मल है मैन में, और 32 आपका वोमेन में नॉर्मल है। रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर ये आपका 80 से ज़्यादा बढ़ जाए, 32 इंचेस से ज़्यादा बढ़ जाए, 35 इंचेस से ज़्यादा हो रहा है तो सब्सटेंशियल रिस्क है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए इसमें आर्थराइटिस हो सकता है अगर ओबेसिटी है तो, कैंसर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, लो बैक पेन, गाउट, हार्ट डिसऑर्डर, इम्यून रिस्पॉन्स इम्पेयर्ड हो सकता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर्ड हो सकता है, लीवर डिजीज, बर्थ डिफेक्ट, कार्पल टनल सिंड्रोम, डे टाइम स्लीपीनेस, गॉलब्लैडर डिजीज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, पेन, पैनक्रेटाइटिस, स्लीप एपनिया, स्ट्रोक, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पर देखिए एक विशियस साइकिल बता रखी है चाइल्डहुड ओबेसिटी है, जो बच्चों में जो ओबेसिटी होती है उसका एक साइकिल बता रखा है। यहाँ पर हेल्दी
बच्चा ले रखा है जो कि टेलीविज़न और वीडियो देखता है, हाई शुगर ले रहा है, हाई सॉल्ट ले रहा है, हाई फैट फूड ले रहा है और स्टडी हर वक्त स्टडी करेगा या कोई एक्शन नहीं करेगा तो माइंड ओबेस चाइल्ड हो जाएगा। देन कोई काम नहीं कर रहा है, आपका स्टेप चल रहा है, स्टेप 3 to 4 kg इनहिबिट मूवमेंट, आपका मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। ये मॉडरेट ओबेस चाइल्ड है। इसने एक्सरसाइज 20 kg लिया है, एक्स्ट्रा लिया है और अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज करता है, मतलब जो एक्सरसाइज वो अनकंफर्टेबल रहती है और पेनफुल रहती हैं, तो ऐसे में सीवियर ओबेस हो जाएगा बच्चा। फिर अस्थमा, डायबिटीज़ ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ये आपकी एक्सरसाइज को मतलब प्रिवेंट करेंगी और डिप्रेशन हो सकता है या फिर लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, तो आपके एडल्ट में ओबेस बन जाएगा। इसमें आपकी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है, काफ़ी इसमें डिजीज़ हो जाएंगी। ये बच्चों का हमने साइकिल बताया है। इन्वेस्टिगेशन क्या है इसमें? प्रोटीन इवैल्यूएशन हमें करना चाहिए, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया तो नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए, जो 40 से ज़्यादा है एज, उनमें कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है। या लेबोरेटरी टेस्ट हमें करना चाहिए। कोमॉर्बिड कंडीशन जो होते हैं जैसे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, LFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज देखना चाहिए, हीमोग्लोबिन A1C मतलब HbA1c हमें देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट हमने बता रखा है कि मोस्ट ओबेस पीपल वॉन्ट एंटर ट्रीटमेंट, मोस्ट हु डू वॉन्ट लॉस वेट, मोस्ट हु लॉस वेट रिगेन इट। मतलब कि ज़्यादा लोग जो होते हैं ओबेस पीपल वो ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं वो वेट लॉस नहीं कर पाते और जो वेट लॉस कर लेते हैं वो रिगेन करते हैं। ये है कि यहाँ पर हमने करेक्ट बता रखा है। लाइफ स्टाइल हमें चेंज करनी चाहिए ओबेसिटी के लिए, या तो सर्जरी कराइए आप या फिर फार्माकोथेरेपी लीजिए। इसमें बेस्ट वे जो है लूज वेट करने का वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने रिकमेंड किया है वेट लॉस गोल 5% से 10% ऑफ पीपल करंट वेट ओवर 6 मंथ, सिर्फ 10% लोग। देखिए लाइफ स्टाइल चेंज करिए आप, ये काफ़ी सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे है लॉस वेट करने का। इसमें आप एक गोल अपना सेट कीजिए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। क्या कर सकते हैं? डाइट आप मॉडिफाई करें, फिजिकल एक्टिविटी करें आप, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि अगर आपका इमोशनल स्ट्रेस होगी या फिर आप गुस्सा करेंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा खाएंगे। लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करते हैं, मतलब जो लाइफ स्टाइल आप चेंज कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, आपको मेडिसिन एंड वेट लॉस सर्जरी भी ऑप्शन रहता है। डाइट के मॉडिफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं? फूड वेट, जो कैलोरी ले रहे हैं, किलो कैलोरी डेफिसिट टू 500 पर डे लेना चाहिए इसमें, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सस्टेन्ड वेट लॉस ऑफ 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट एट द रेट ऑफ 0.5 to 1 kg पर वीक हमें लेना चाहिए। हमें फूड अपना मतलब जो कैलोरी है उसको लो कर देना चाहिए, इसमें फाइबर्स आपका ज़्यादा होना चाहिए और फैट कम होना चाहिए। होल ग्रेन फूड, ओट मील होगा, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, चपाती, हमें ये सब लेना चाहिए। लेग्यूम्स एंड नट्स लेने चाहिए। फैट की लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि लो फैट योगर्ट, चीज़, मिल्क, हमें ये लेना चाहिए। होल मिल्क को हमें अवॉइड करना चाहिए। होल मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, सॉलिड फैट, इन्हें सबको हमें फ्राइड फास्ट फूड इन सबको अवॉइड करना चाहिए। ग्राउंड बीफ, सॉसेज, प्रोसेस्ड मीट जो होता है इन्हें हमें लिमिट कर देना चाहिए, इन्हें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें फूड पोर्शन साइज बता रखा है। स्मॉल प्लेट या स्मॉल बाउल आपको यूज़ करना चाहिए। ओवर साइज पोर्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए। कम कैलोरीज आप लीजिए। लो कैलोरी डाइट कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 800 से 1200 किलो कैलोरी पर डे आपको लेना चाहिए। ये लो कैलोरी डाइट होता है, इसमें लो फैट डाइट होती है। वेरी लो कैलोरी डाइट क्या होती है? इसमें 200 से 800 किलो कैलोरी पर डे होता है। बहुत कम इसमें मतलब सस्टेन नंबर ऑफ कैलोरी होती है जो प्रोटीन से आती है। प्रिजर्व लीन बॉडी मास, हमें प्रिजर्व करने में हेल्प मिलता है। इस डाइट की वजह से हमारा जो वेट है वो काफ़ी जल्दी कम होता है।
बट कटिंग कैलोरी ड्रास्टिकली में लेड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप एकदम से अपना जो कैलोरी अपटेक है वो एकदम से कम करेंगे तो आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली आप इसमें रिकमेंडेड कर सकते हैं डेली कैलोरी 2500 आपको मैन में देनी चाहिए और 2000 आपको वुमेन में देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एकदम से अपना मतलब कैलोरी को कम करेंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम मिल सकती हैं। इसमें कैलोरी शीट बता रखा है कैसे कैसे आपको खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच कितना लेना चाहिए, डिनर कितना लेना चाहिए, वही बता रखा है यहाँ। फिजिकल एक्टिविटी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपका जो कैलोरी है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, उसका यूज़ हो। एक्सरसाइज आपका काफ़ी इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म वेट गेन में, रिगेन ना हो। एटलीस्ट डूइंग एक्सरसाइज 3 times पर वीक फॉर 45 minutes और डूइंग 20 minutes एक्सरसाइज ईच डे। या तो आप हर वीक में 3 बार करें 45 मिनट्स के, या रोज़ रोज़ करें 20 मिनट्स के लिए। स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी स्लोली, आपको फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे करनी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए उसकी, और ड्यूरेशन आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अपना एक्टिविटी कीजिए, मोर एवरीडे एक्टिविटीज़ कीजिए, टेकिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर मत यूज़ करिए, आप सीढ़ियाँ चढ़िए, हाउस होल्ड कोर्स करिए, आप घर के काम करिए। बिहेवियर चेंजेस, अपने बिहेवियर को आप चेंज करें, क्योंकि ये आपका फूड से रिलेटेड है। अगर आपका मतलब आप इमोशनल मतलब स्ट्रेस में रहेंगे तो आप ज़्यादा खाते हैं, इससे आपका बॉडी वेट बढ़ता है। तो आपको अपनी हैबिट भी चेंज करनी होगी, इससे आपका जो वेट गेन है वो प्रमोट होता है। जैसे वॉचिंग टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टेलीविज़न देखते हैं तो उससे भी आपका वेट गेन होता है। वेट लॉस का रिकॉर्ड बनाएं, ask for help from friends, family, reward the success for meeting weight loss goal। नेक्स्ट इसमें फार्माकोथेरेपी ड्रग्स बता रखे हैं, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा है तो आपको ड्रग्स लेने हैं। आपको डाइट और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है इससे भी तो आप ड्रग्स इसमें प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर BMI आपका 28 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है विद अदर रिलेटेड वेट रिलेटेड कंडीशन, और BMI अगर आपका 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आपको कब मतलब कैसे काम करता है, ये आपका इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ऑयली फैट, और फेनिटरमाइन जो होता है ये फूड इनटेक को आपका सप्रेस कर देगा, ऑन CNS पे ये एक्ट करता है जिससे आपका एपेटाइट सप्रेस हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। या फिर एनर्जी कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा और थर्मोजेनेसिस भी बढ़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें मेडिकेशन देखिए, ऑयली फैट हमने लिया है 50 से 120 mg पर डे, हमें ये 3 बार लेना चाहिए दिन में। ये क्या करता है आपके गट में जो फैट एब्जॉर्प्शन है उसे कम करेगा फूड से। पेंटामाइन टॉर्पीरामेट 3.75 mg या 23 mg से 7.5 mg आपको लेना है, दिन में 1 बार लेना है। ये जो फेनिटरमाइन है ये आपके एपेटाइट को कम करता है, और टॉपिरामाइड ये सीजर्स या माइग्रेन को कम करेगा। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो आप ये ले सकते हैं, इसमें आपको भूख कम लगेगी। नेल्ट्रेक्सोन बुप्रोपियोन 8 mg या 90 mg आपको दिन में 1 बार लेनी है। नेल्ट्रेक्सोन आप मतलब अल्कोहल और ड्रग डिपेंडेंट हैं तो उसमें ले सकते हैं। बुप्रोपियोन जो है ये डिप्रेशन में या क्विट स्मोकिंग की है तो उसमें देना है। आपका ये हंग्री कम कराएगा और आपका फुल होना मतलब बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा। या लीराग्लुटाइड 0.6 mg सब्कुटेनियस ले सकते हैं, इसमें इंजेक्शन आपको दिन में 1 बार लेना है। ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो GLP-1 है उसकी तरह है, ये आपके ब्रेन पे टारगेट करता है और आपके एपेटाइट कम करेगा, फूड इनटेक को भी रेगुलर करेगा। यहाँ पे सेमाग्लुटाइड ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 है, ये आपके ब्रेन पर ही टारगेट करता है, एपेटाइट कम करेगा, फूड इनटेक को भी कम करेगा। सेटामिलेटोनाइड
ये अपर 2 mg सबक्यूटेनियस लेना है दिन में एक बार। ये एपेटाइट को कम करता है और आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस को भी बढ़ाएगा। सिब्यूटेरामाइन जो होता है 5 से 15 mg दिन में एक बार लेते हैं। इसमें जो एपेटाइट है वो सप्रेस होती है। इसमें वेट लॉस सर्जरी भी हम कराते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी। इसमें जो पीपल को हमें ट्रीट करना होता है जो बहुत ज़्यादा ओबेस है, जिनका BMI 35 kg/m² है या 40 से भी ऊपर जा रहा है। कॉमन वेट लॉस सर्जरी इसमें लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग हम करा सकते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या गैस्ट्रिक स्लीव, बाइलायो पैनक्रियाटिक डाइवर्जन विद डुodenal स्विच इसमें कराते हैं। देखिए ये बैरिएट्रिक सर्जरी है, इसमें एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड प्रोसीजर करना होता है हमें। जैसे यहाँ पे ये बैंड दिखा रखा है तो आपका जो है ये स्मॉल स्टमक पाउच बन गया है, आप कम खाएंगे इसकी वजह से। एन इन्फ्लेटेबल सिलिकॉन डिवाइस प्लेस्ड अराउंड द टॉप पोर्शन ऑफ द स्टमक इंटेंड टू स्लो कंजप्शन ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड रिड्यूस। इसकी वजह से आप कम खाना खाएंगे और आपका कंज्यूम भी कम होगा। गैस्ट्रिक स्लीव और गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक स्लीव जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, रिमूव्ड पोर्शन ऑफ स्टमक, आपको ये पोर्शन जो दिख रहा है ये हम रिमूव कर देते हैं, ये गैस्ट्रिक स्लीव है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी मतलब कि आपको स्टमक का कुछ पोर्शन रिमूव करना होता है। गैस्ट्रिक बाईपास क्या है, इसमें हमें गैस्ट्रिक का एक पाउच बनाना होता है, बाईपास पोर्शन ऑफ स्टमक। देखिए आप डाइजेस्टेड जूस और फूड, यहाँ से आपका फूड निकल रहा है, यहाँ से आपका एक गैस्ट्रिक जूस यहाँ आपका निकल रहा है, तो आपका फूड ज़्यादा नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, इसमें आप कम खा रहे हैं। वाई गैस्ट्रिक बाईपास हमने देना है इसमें ऐसे करके। फर्स्ट डिवाइड द स्टमक इनटू स्मॉल अपर पाउच एंड मच लार्जर लोअर रेमनेंट पाउच। हमने अपर पाउच और ऐसे डिवाइड कर दिया है। रीअरेंज द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कनेक्ट टू बोथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने दोनों से कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको फूड मतलब जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं होगी ज़्यादा। बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्जन डुodenal स्विच, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये। पहले आपको क्या करना है कि स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी परफॉर्म करनी है, मतलब कुछ पोर्शन आपको यहाँ से काट देना है ये पोर्शन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है फर्स्ट पार्ट डुodenum को आपको डिवाइड करना होता है, वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ब्रॉट अप एंड अटैच्ड टू द डुodenum। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है आपको उससे अटैच करना होता है डुodenum से। The part of small intestine that has been separated is reconnect to the last part of the intestine। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट हमने सेपरेट किया था उसको आपको फिर से जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है इंटेस्टाइन का पार्ट आपको फिर से जोड़ देना है। दिस इज द बिलियोपैनक्रियाटिक डाइवर्जन। नेक्स्ट इसमें वैगल नर्व ब्लॉकेज है। इट इन्वॉल्व्स इम्प्लांटिंग ए डिवाइस अंडर द स्किन। हमें एक डिवाइस इम्प्लांट करनी होती है स्किन के अंदर ही, एब्डोमेन के अंदर, जो हमें इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिक पल्स सेंड करती है एब्डोमिनल वल्गस नर्व को, जो ब्रेन के पास जाता है। और स्टमक फील एम्प्टी एंड फुलनेस जब होता है तभी आपका नर्व ब्रेन को सिग्नल दे देती है। इंट्रागैस्ट्रिक बैलून या गैस्ट्रिक बैलून, प्लेसिंग ए डिफ्लेटेड बैलून मतलब जो डिफ्लेटेड बैलून है हम स्टमक में रख देते हैं। देन फिलिंग इट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक स्पेस, और इसे फिल कर देते हैं जिससे जो गैस्ट्रिक स्पेस है वो कम रहेगा आपका। सिंगल बैलून और डबल बैलून, जिससे आपका स्पेस कम रहेगा, आपका फूड इनटेक कम होगा, तो ये ओबेसिटी में काफ़ी अच्छा हो रहेगा सर्जरी के हिसाब से। यहाँ पे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बता रखा है। गुरु च तर्पण चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। गुरु अब तर्पण करना है आपको मधु से, वातग्न श्लेष्म मेदोहर अनापन वृक्ष तीक्ष्ण उष्ण बस्ती से लेखन बस्ती विद गोमूत्र करना है। वृक्ष उद्वर्तन श्रीफला चूर्ण पोला
कुल्फी, चूर्ण इसमें यूज़ करना है। इसमें देखिए समान, शमन, औषधि बता रखी है। कषाय, कल्पना, वत्स आदि, कषाय, चूर्ण कल्पना में आप गुगुल, पंचफल चूर्ण ले सकते हैं, या विगंध आदि चूर्ण ले सकते हैं, व्योश आदि शक्तु ले सकते हैं गुगुल में आप, या वटी कल्पना में मेदोहर गुगुल ले सकते हैं, व्योश आदि गुगुल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है लौह कल्पना, सत्पामृत लौह या विडंग आदि लौह। ले कल्पना में दशमूल आदि हरित की लेयम। आसव वरिष्ठ कल्पना में लौह आसव। सिंगल ड्रग में शिलाजीत आप ले सकते हैं, या गोमूत्र अर्क, शिला मंदूर, वृक्ष अम्ल आप ये सब ले सकते हैं सिंगल ड्रग। यहाँ पे सिंगल ड्रग बता रखे हैं देखिए आयुर्वेद में, जैसे गुरुची, मुस्तर, त्रिफला, तर्क, अरिष्ट और मधु का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म, पंचमूल और मधु का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अग्नि स्वरज के साथ शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब भी अच्छे हैं इसमें। शोधन थेरेपी, उद्वर्तन, आप उद्वर्तन कर सकते हैं। तैल कल्पना दे सकते हैं अभ्यंग के लिए। शर्षक तैलम या मृदु विरेचन कर सकते हैं। कल्याणक गोलम वस्ती आप इसमें लेखन बस्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, सैंपल प्रेस्क्रिप्शन स्लिप दे रखी है इसमें। नमक गुगुल, लौह भस्म, विडंग आदि लौह, त्रिफला चूर्ण, कैप, वृक्षाम्ल और पंचकर्मा थेरेपी बता रखी है इसमें। वृक्ष उद्वर्तन हमें कोल, कुलत आदि चूर्ण से करना चाहिए और लेखन बस से करना चाहिए। इसमें एडवाइस क्या है, निदान परिवर्तन जो निदान है उनको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, या पथ्य का ध्यान करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है, पथ्य बता रखे हैं ओबेसिटी के लिए। इसमें आहार, ऊपर आहार है, नीचे विहार, ये हमें पथ्य है, मतलब ये करने चाहिए और ये वाले नहीं करने चाहिए। जैसे सूख धान्य, यव, कोद्रव, जून हमें ये यूज़ करना चाहिए। गोधूम हमें नहीं खाना चाहिए। नवन नहीं खाना चाहिए। शाली नहीं खाना चाहिए। शामी धान्य में मूंग, राजमाश, कुलथ, चना, मसूर ये सब खाना चाहिए। मांस और तिल नहीं खाना चाहिए। मांस में रोहित, मत्स्य खाना चाहिए। आनो, अकुद, औकद, औदक और ग्राम्य ये सब नहीं खाना चाहिए। शाक वर्ग में वृंतक, पत्र शाक, पटोल ये सब देना चाहिए। मधुर शाक, कंद हमें नहीं लेना चाहिए। फल में कपित, जामुन, आमलकी लेना चाहिए और मधुर फल नहीं लेने चाहिए। द्रव्य में तक्र, मधु, उष्णोदक, तिल तेल, सरसों तेल ये सब लेना चाहिए। और दुग्ध, इक्षु, नवनीत, घृत, दधि ये सब नहीं लेना चाहिए। और दिवस स्वप्न में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसमें। मेडिकेशन डोंट रिप्लेस फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी ईटिंग हैबिट एज अ वे टू लॉस वेट। स्टडी शोज दैट वेट मैनेजमेंट मेडिकेशन वर्क बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद लाइफ स्टाइल, मतलब कि आप मेडिकेशन अगर ले रहे हैं इसमें आपको लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें फ़ायदा दिखेगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।